हेलो दोस्तों, कैरियर हब यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम दिल्ली सल्तनत और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले गुलाम वंश या इसे ही मामलुक राजवंश भी कहा जाता है या मामलुक वंश भी कहा जाता है, इनसे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू आप तक किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं या आगे पूछे जाने की संभावना है, उन सबको कवर करेंगे। अगर आप इस क्लास को अच्छे तरीके से देख लेंगे, यानी इसके अंतर्गत जितने भी आपको एमसीक्यू करवाए जाएंगे और जो भी डिटेल यहाँ पर आपको बताई जाएगी वो अगर आप अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे तो आपको इसके अलावा कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, इसके पहले हम दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जितने भी राजवंश हुए हैं उन सभी को डिटेल में यानी उनकी थ्योरी हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इन सभी वीडियोज का लिंक मिल जाएगा या इसी चैनल पर भी आपको ये सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो यहाँ से जाकर के आप इन वीडियोज को कवर कर सकते हैं, देख सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से दिल्ली सल्तनत को समझ सकते हैं पूरा। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शासन करने वाले वंशों का क्रम क्या था। तो सबसे पहले यहाँ पर शासन किया था गुलाम राजवंश ने, इसके बाद खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद और अंत में लोधी। इब्राहिम लोधी को बाबर ने पराजित कर दिया था और फिर बाबर ने यहाँ पर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। तो हमने जब थ्योरी को कवर किया था तो हमने देखा था इनको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद किया जा सकता है। तो हमने याद किया था किस ट्रिक के माध्यम से, आपको याद होगा अगर आपने वीडियो देखा होगा। गुलाब खिलेगा तो शायद लाओ या गुलाब खिलेगा तो तुम शायद इसे लाओ। तो गुलाब से आपको याद रखना है गुलाम वंश, खिलेगा से आपको याद रखना है खिलजी, तो से आपको याद रखना है तुगलक, शायद से आपको याद रखना है सैयद और लाओ से आपको याद रखना है लोधी। फिर इसके अलावा आपसे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे अधिक समय तक या सबसे लंबे समय तक दिल्ली में शासन करने वाला वंश कौन था। तो तुगलक राजवंश ने सबसे अधिक समय तक दिल्ली में शासन किया था। तो ये याद रखिएगा, तुगलक राजवंश जो था उसने सबसे अधिक समय तक, सबसे लंबे समय तक दिल्ली में शासन किया था, 1320 से लेकर के 1414 तक। फिर आपसे पूछा जाता है कि सबसे कम समय तक किस राजवंश ने दिल्ली में शासन किया है। तो खिलजी राजवंश ने शासन किया है, यानी सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश था खिलजी, 1290 से लेकर के 1320 तक। फिर इसके अलावा आपसे अब हम पढ़ेंगे गुलाम या मामलुक वंश से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू आपसे यहाँ से पूछे गए हैं, क्योंकि सबसे पहला वंश था यहाँ पर शासन करने वाला गुलाम वंश या मामलुक वंश। तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कब हुई थी, ये प्रश्न आपसे सबसे पहले पूछा जा चुका है, सबसे इम्पोर्टेंट है। तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई थी 1206 ईस्वी में, जब मोहम्मद गौरी की डेथ हो जाती है। मोहम्मद गौरी का जो गुलाम होता है या दास होता है, जिसे हमने कुतुबुद्दीन ऐबक कहा था, वो यहाँ पर दिल्ली की सत्ता पे काबिज होता है और अपने शासन काल की शुरुआत करता है और यहीं से दिल्ली सल्तनत की नींव उसके द्वारा रखी जाती है। तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई थी मोहम्मद गौरी की मृत्यु के साथ और कुतुबुद्दीन ऐबक के सुल्तान बनने के साथ, 1206 ईस्वी में, याद रखिएगा। फिर अगला प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि गुलाम वंश का अन्य नाम क्या है। तो गुलाम वंश का दूसरा नाम या अन्य नाम है मामलुक वंश। ये बात भी याद रखिएगा, कई बार आपसे पूछा जा चुका है कि गुलाम वंश को और क्या कहा जाता है, तो इसे मामलुक वंश कहा जाता है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो जाहिर सी बात है गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी किसे बनाया था, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। आप बहुत अच्छे तरीके से इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार आपके दिमाग में दिल्ली सल्तनत को सुनकर यह ख्याल आ जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी दिल्ली को ही बनाया होगा, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी दिल्ली को न बना करके लाहौर को बनाया था। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला प्रश्न है, तो अच्छे तरीके से याद रखिएगा। फिर अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन सी उपाधियां धारण की थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने मलिक एक उपाधि धारण की थी, मलिक की, दूसरी सिपह सालार की और तीसरी उपाधि उसने खुद को नहीं दी थी, बल्कि लोगों ने यानी प्रजा ने इसको एक उपाधि दी थी जिसे कहा जाता है लाख बख्श या लाखों का दान करने वाला, क्योंकि ये बहुत दानी था, इसकी प्रवृत्ति बहुत दानियों वाली थी, ये बहुत लाखों लाखों रुपए का दान किया करता था प्रजा को, सेना को या गुलामों को। तो प्रजा ने खुश होकर के इसे
उपाधि दी थी लाख बख्श की या लाखों का दान करने वाले की। तो मलिक, सिपहसालार और लाख बख्श, ये तीनों उपाधियां याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि मलिक या सिपहसालार या लाख बख्श की उपाधि किसने धारण की थी या किसको दी गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। फिर अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। फिर अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। और यहाँ से एक प्रश्न आपसे ये भी बन सकता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर अवस्थित है? तो अजमेर याद रखिएगा, अजमेर में इसे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। फिर अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है या पूछा गया है पहले भी कि 1210 ईस्वी में तुर्क कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? तो इसकी मृत्यु हुई थी चौगान या पोलो गेम खेलते हुए। चौगान भी आपको ऑप्शन में दिया हुआ दे सकता है और पोलो भी ऑप्शन में लिखा हुआ हो सकता है। तो दोनों याद रखिएगा, इसे ही चौगान भी कहा जाता है और पोलो भी। घोड़े में सवार होकर के एक गेंद होती है, उसको हॉकी के जैसी एक स्टिक होती है, उससे मार करके गोल करना होता है, इसी को चौगान या पोलो कहा जाता है। यही गेम खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो गई थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ से आया था या कौन था, ये प्रश्न भी आपसे कई बार पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा ये तुर्क था। फिर अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले सुल्तान की उपाधि किसने धारण की थी? तो दिल्ली सल्तनत में जो भी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था इल्तुतमिश था। इसके पहले हमने देखा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने मलिक, सिपहसालार और लाख बख्श की उपाधि धारण की थी, लेकिन उसने कभी भी अपने आप को सुल्तान नहीं कहा था या सुल्तान की उपाधि उसने धारण नहीं की थी। तो इल्तुतमिश याद रखिएगा। फिर अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? कई बार आप कंफ्यूज हो जाएंगे और कुतुबुद्दीन ऐबक टिक करके आ जाएंगे, लेकिन वास्तविक संस्थापक अगर आपसे पूछा जाए तो इल्तुतमिश था। अगर वैसे संस्थापक पूछ लिया जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये क्लियर रखिएगा। फिर अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि इल्तुतमिश अपनी राजधानी लाहौर से कहाँ ले गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी बनाया था लाहौर को, अभी हमने देखा है, ये लाहौर से दिल्ली ले गया था अपनी राजधानी इल्तुतमिश। फिर अगला प्रश्न पूछा गया है कि गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? तो गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है, क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इल्तुतमिश उसका दामाद भी था और उसका गुलाम भी हुआ करता था। तो हमने देखा था कि मोहम्मद गौरी जो था, गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, के ए से इसे लिख लेते हैं, के ए कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसके बाद इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम हुआ करता था, इसीलिए इसे कहा जाता है कि ये गुलामों का गुलाम होता था या गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि चालीसा दल या इसी को तुर्कान या चिहलगामी या गुलाम चालीसा भी कहा जाता है, तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये प्रश्न कई बार आपसे पूछा जा चुका है। तो इसकी स्थापना की गई थी इल्तुतमिश के द्वारा। वास्तव में ये 40 तुर्क अमीरों का ग्रुप हुआ करता था और इनकी स्थापना इसलिए की गई थी क्योंकि इल्तुतमिश चाहता था कि कुछ ऐसे लोग हों जिनके ऊपर वह भरोसा कर सके और शासन में उनका सहयोग इनके द्वारा किया जाए। तो 40 अमीरों का एक ग्रुप बनाया था इल्तुतमिश ने, इसी को कहा था तुर्काने चिहलगामी या चालीसा दल या गुलाम चालीसा। गुलाम चालीसा इनकी शासन में सहयोग किया करता था, इल्तुतमिश के द्वारा इसे बनाया गया था। बाद में इनका शासन में हस्तक्षेप बढ़ता जाता है। इन्होंने ही विशेष तौर पर भूमिका अदा की थी रजिया सुल्तान को उनके पद से हटाने में, और फिर बाद में जब इनका बहुत ज्यादा हस्तक्षेप शासन में बढ़ जाता है तो बलबन के द्वारा इस पद को या तुर्कान चिहलगामी जो था चालीसा दल था, इस दल को समाप्त कर दिया जाता है। तो ये बातें आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 1221 में किसके शासन काल में चंगेज खां के द्वारा भारत में आक्रमण किया गया था? अगर आपको इल्तुतमिश का शासन काल पता है तो आप बहुत आसानी से इस प्रश्न का उत्तर खोज लेंगे। तो इल्तुतमिश का जो शासन काल था वो था 1210 से लेकर के 1236 तक, और यहाँ पर लिखा हुआ है 1221 में किसके द्वारा, किसके शासन काल में चंगेज खां के द्वारा
भारत में आक्रमण किया गया था, तो जाहिर सी बात है इल्तुतमिश के द्वारा, इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खां के द्वारा। फिर अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार किसे नियुक्त किया था। तो इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा, मलिक जानी को बिहार में अपना पहला सूबेदार नियुक्त किया था इल्तुतमिश ने। फिर भारत में पहली बार शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलाए थे। तो इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के भारत में पहली बार चलाए थे, ये याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि इल्तुतमिश ने कौन से सिक्के पहली बार भारत में चलाए थे। तो शुद्ध अरबी सिक्के इल्तुतमिश के द्वारा भारत में पहली बार चलाए गए थे। फिर अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि टंका किस धातु से बना था। यहाँ से 2-3 प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि इल्तुतमिश के द्वारा कौन कौन से मुद्राएं या कौन कौन से सिक्के चलाए गए थे, या टंका और जीतल किसके द्वारा चलाई गई मुद्राएं थी। तो इल्तुतमिश ने टंका और जीतल को चलाया था, और किस धातु से ये दोनों मुद्राएं बनी थी, ये प्रश्न भी आपसे कई बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि टंका किस धातु से बना था। तो ये चांदी से यानी सिल्वर से बना था, और इसके अलावा जीतल किस धातु से बना था। तो ये तांबे से यानी कॉपर से बना था। फिर अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। तो मध्यकाल में ही भारत की पहली महिला शासिका बन गई थी इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान। और इसके बाद भारत में हमने कभी भी ऐसा नहीं देखा कि कोई महिला शासिका बनी हो, या कोई महिला सुल्तान बनी हो, या कोई महिला राजा बनी हो। तो पहली बार मध्यकाल में ही इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान एकमात्र ऐसी शासिका हैं जो मध्यकाल में ही महिला शासिका बनी थी। फिर इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया है कि रजिया सुल्तान को सुल्तान के पद से हटाने में किसने विशेष भूमिका निभाई, या किसने हटाया। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने समझा था कि इल्तुतमिश ने 40 लोगों का एक ग्रुप बनाया था, जिसे चालीसा दल कहा जाता था, या तुर्कान चिहलगामी कहा जाता था। तो तुर्कान चिहलगामी या चालीसा दल, या जो 40 अमीरों का एक गुट था, उसने विशेष भूमिका निभाई थी रजिया सुल्तान को उनके पद से हटाने में। फिर अगला प्रश्न है किसने जिल्ले इलाही यानी ईश्वर की छाया की उपाधि सबसे पहले धारण की थी। तो जिल्ले इलाही या ईश्वर की छाया की उपाधि सबसे पहले धारण की थी बलबन ने। और बलबन ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसने 2 प्रथाएं शुरू की थी। आपने अगर थ्योरी पढ़ी होगी तो आप जानते होंगे, उसने सिजदा और पैबोस नाम की 2 प्रथाएं शुरू की थी। सिजदा में दरबार में घुसते समय जो सुल्तान होता था उसके सामने सिर झुकाना होता था, घुटने टेक करके अपना सिर झुकाना होता था नीचे। और जो पैबोस थी, पैबोस के तहत सुल्तान के चरणों को चूमना होता था, उसके पैरों को चूमना होता था। लेकिन यहाँ पर लोगों को ये बात ठीक नहीं लगती थी। उनका मानना था कि ईश्वर के सामने ही हमें सिजदा और पैबोस करना चाहिए, इसके अलावा किसी के सामने नहीं करना चाहिए। तो लोगों ने ऐसा करने से मना कर दिया। इसके बाद जो बलबन था उसने कहा कि मैं ही जिल्ले इलाही हूँ, यानी ईश्वर की छाया हूँ, ईश्वर नहीं हूँ लेकिन ईश्वर की छाया हूँ, इसलिए लोग मेरे सामने भी सिजदा और पैबोस प्रथा का जो पालन होता है वो करें। फिर इसके आगे आपसे पूछा गया है कि चालीसा दल किसने समाप्त किया था। अभी हमने देखा था बलबन ने शासन में बढ़ते हस्तक्षेप के कारण जो ये चालीसा दल था या गुलाम चालीसा दल था या तुर्कान चिहलगामी दल था, इसको समाप्त कर दिया था। फिर नौरोज त्योहार भारत में किसने शुरू किया था, ये प्रश्न भी आपसे पूछा गया है। तो बलबन ने शुरू किया था और ये फारसी त्योहार था, ये बात भी याद रखिएगा। फिर रक्त और लौह की नीति किसने सबसे पहले अपनाई थी। तो बलबन ने अपनाई थी रक्त और लौह की नीति। इसके अलावा जर्मनी के जो एक तानाशाह थे बिस्मार्क, उनके द्वारा भी ये अपनाई गई थी। तो बा से आप याद रखिएगा, बा से बिस्मार्क और बा से बलबन। फिर अगला प्रश्न, सिजदा और पैबोस हमने अभी देखा, सिजदा और पैबोस प्रथा शुरू की गई थी बलबन के द्वारा। बलबन का अन्य नाम क्या था। तो उलूग खां या उलूग खां, ये दोनों बलबन के अन्य नाम थे। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि दीवान ए अर्ज क्या था और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो दीवान ए अर्ज याद रखिएगा, दीवान ए अर्ज एक सैन्य विभाग था, यानी सेना से संबंधित था, और इसकी स्थापना बलबन के द्वारा की गई थी क्योंकि बलबन के टाइम पर भी मंगोलों का आक्रमण बहुत ज्यादा हो रहा था यहाँ पर,
इसलिए इनसे निपटने के लिए या इस आक्रमण से संघर्ष करने के लिए, इसके बचाव करने के लिए बलबन ने दीवाने अर्ज यानी एक सैन्य विभाग की स्थापना की थी। यहाँ बहुत अच्छी सैनिक व्यवस्था इसने अपनाई थी। इसी को दीवाने अर्ज कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दीवाने अर्ज क्या था, तो ये एक सैन्य विभाग था और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो बलबन के द्वारा या उलोग खां के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी।